सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 5। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इवल क्वीन ने युआनसी और उनके 2 डिसाइपल को कैप्चर करके अपने वश में कर लिया और फिर बहुत ही विशाल डीमन आर्मी के जरिए डूशियन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जंग छेड़ दी। साथ ही युआनसी और उनके 2 साथी अब गोल्डन इमॉर्टल बन गए थे, जिस वजह से उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो गया। तभी चांगशाओ ने शुयाना को सेंट टाइचिंग से मदद मांगने के लिए बताया, क्योंकि सिर्फ वही डूशियन को तबाही से बचा सकते थे। रुको, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहती हूँ जिस पे आप आपके ओपिनियन दे के रियल मनी जीत सकते हो। जी हाँ, विनबज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सवालों का सिर्फ जवाब देना है। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वहाँ बस हु विल विन द मैच के ऑप्शन में जाके अपना ओपिनियन देना है। और गेमिंग में जैसे अंदर बाहर, लूडो, एविएटर जैसे गेम्स भी है। यहाँ मिलेगा 24 आवर इजी डिपॉजिट और विड्रॉल जब मन चाहे तब। साथ में VIP कस्टमर सपोर्ट। विनबज देता है ₹50,000 का ज्वाइनिंग बोनस। कमेंट बॉक्स में मेरे पिन लिंक से जाओ और रजिस्टर करो और खेलना चालू करो। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। जब विनबज आपके साथ है तो जाओ और मजे करो। अब आगे तो हम देखते कि शुयाना अभी भी सेंट टाइचिंग को मदद के लिए पुकार रही थी, मगर टाइचिंग उसकी गुहार नहीं सुनते। उसकी बात एक दूसरे सेज ने सुन ली थी। अब वो सेंट टाइचिंग से कहती कि मास्टर, ये लोग आपकी इबादत कर रहे हैं, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, मगर मुझे पता है कि आप वहाँ नहीं जाओगे और मुझे भी मेरी कल्टीवेशन पर फोकस करना है। मगर फिर भी मैं देखता हूँ कि डूशियन में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल ये ह्यूमन टाओइज्म के सेंट जुयान थे और ये सेंट टाइचिंग के डायरेक्ट डिसाइपल है। अब जुयान अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। उन्हें वो सारी चीजें दिख रही थी जिसकी वजह से डूशियन पर हमला हुआ। डीमंस के साथ लड़ते हुए पता नहीं कितने डिसाइपल मारे गए थे और अब वो अपना मैजिकल लीफ फॉरेस्ट में डाल देते हैं, जो इस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का पता करेगा। जुयान कह रहे थे कि इंसान हमेशा ही शांति की राह पर चलते हैं, वो कभी भी झगड़ों को बढ़ाते नहीं। वो तो सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देते हुए अच्छी पॉजिटिव चीजें स्प्रेड करते हैं ताकि दुनिया एक बेहतर प्लेस बने। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें फाइट बैक करना नहीं आता। जिसके बाद जुयान कहते हैं कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और अब वो डूशियन की तरफ निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि डूशियन क्लैन को मेरे प्यारे शिष्य डूशियन ने बनाया था, तो चलो अब मैं उसे भी साथ लेके जाता हूँ ताकि उसे भी पता चले कि उसके बनाए क्लैन की क्या हालत हो गई है। और इधर टाइचिंग की पेंटिंग ग्लो करने लगती है। ये देखकर सभी लोग समझ गए थे कि कोई ना कोई उनकी मदद करने जरूर आएगा और फिर ये लोग डूशियन को बचा सकते हैं। इधर चांगशाओ शुयाना के साथ अपनी माइंड के जरिए बात कर रहा था। वो कहते शुयाना, देखो हमारे ह्यूमन टाओइज्म के सेंट हमारी मदद करने आने वाले हैं। बस इस बारे में किसी को भी मत बताना और ये भी किसी को मत बोलना कि मैंने ही तुम्हें टाइचिंग की पूजा करके उनसे मदद मांगने के लिए बोला था। वो क्या है ना, मुझे हाईलाइट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शुयाना उससे कह रही थी कि चांगशाओ, आप हमेशा ही फेमस होने से डरते हो लेकिन सबकी मदद भी करते हो। मैंने आपके जैसा बंदा आज तक नहीं देखा था। और तभी हम देखते कि वहाँ पर बड़े बड़े फायरबॉल से अटैक होना शुरू हो गया था। वहीं पर जियू और एल्डर जियांग की बेबी शाओ डीमन के साथ जबरदस्त फाइट कर रही थी। एल्डर जियांग भी सभी डिसाइपल को टेलीपोर्टेशन एरिया में जाने के लिए बता रहे थे और उन डिसाइपल को सेफ रखने के लिए बाकी के एल्डर्स और एरिया बनाना शुरू कर देते हैं ताकि डीमंस उन पर हिट न कर पाए। इधर एक डीमन डिसाइपल को मारने वाला था कि तभी उस डीमन पर हमला हो जाता है। उस डीमन का साथी देखता है कि वहाँ पर एक मोटू आदमी आ गया है। ये कोई और नहीं बल्कि चांगशाओ का ही पेपरमैन था। वो उन डीमंस को टेढ़ा मुंह करके दिखा रहा था। वे लिए उन्हें उकसाने का काम करता है। इधर चांगशाओ कह रहा था कि चलो एक बार फिर से इन डीमंस को उल्लू बनाया जाए। अब वो मोटू इन डीमंस के सामने डांस करके वहाँ से भाग जाता है, तो उसे खत्म करने के लिए डीमंस भी उसका पीछा कर रहे थे। वहाँ मौजूद डिसाइपल देखती कि हजारों की तादाद में डीमंस सिर्फ एक ही बंदे को खत्म करने जा रहे हैं। इधर चांगशाओ कह रहा था कि अब यहाँ पर डिसाइपल का एक आखिरी ग्रुप बचा है, तो मैंने उन सभी को यहाँ से सेफली टेलीपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चांगशाओ का पेपरमैन उन डीमंस को एरी के पास ले जाकर पोर्टल के जरिए अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर रहा था, जिनमें से पहली जगह थी बैम्बू फॉरेस्ट, जहाँ पर बैम्बू ट्रीज उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन पेड़ों के पत्ते इन डीमंस पर ब्लेड जैसे हिट हो रहे थे, जिसे वो डीमंस शील्ड बनाकर रोकने लगते हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं था। वहीं पर कुछ डीमंस रेगिस्तान में भी भेज दिए गए थे, जो वहाँ पर पहुँचते ही रेत में धंसकर मर रहे थे। डीमंस का एक पोर्शन बर्फीले इलाके में भी भेज दिया गया था, जहाँ पर गिर रही बर्फ उन्हें जख्मी करके खत्म करना शुरू कर देती है। एक और भी जगह थी जहाँ पर चांगशाओ ने
डीमंस को टेलीपोर्ट कर दिया। वो थी थंडर। वहाँ पहुँचते ही डीमंस पर बिजलियाँ गिरने लगती है। 1 बाय 1 उन सभी डीमंस का नंबर आ रहा था। वो तड़प तड़प कर खत्म हो रहे थे। चांगशाओ कहता है कि चलो मैंने एरी और पोर्टल के जरिए लगभग 1/3 डीमंस को खत्म कर दिया है। अब हमें बचे कुछ डिसाइपल को यहाँ से और जगह भेजने के लिए और थोड़ा समय मिल गया है। वही दूसरी तरफ वो ईवल महारानी कह रही थी कि मेरे कितने सारे डीमंस मारे गए मगर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे पपेट्स बेकार थे। लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद वो अपना एक और पपेट बना देती है जो कि एक विशाल सा खूंखार दिखने वाला बर्ड था। और अब हमें इस औरत का नाम पता चलता है। ये थी किंग ये कांगपिंग और वो एक डीमन थी। अब कांगपिंग अपनी सेना को हुक्म देती है कि फुल फोर्स के साथ अटैक कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए यान्सी ने अपने पावर्स का यूज करके एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड क्रिएट कर दी। वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी स्वॉर्ड तैयार हो गई थी। इधर डुशियन के एल्डर ने उस स्वॉर्ड से बचने के लिए फॉर्मेशन बना दिया था। साथ ही एल्डर चिलिंग भी यान्सी की स्वॉर्ड से बचते हुए उस पर अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन यान्सी ने अपनी स्वॉर्ड से उनके अटैक को रोक दिया था। इधर शियाना फाइट करते वक्त देखती है कि वहाँ पर अब ढेर सारे डीमंस हमला करने आ रहे हैं। वो उनके हाथ मारी जाने ही वाली थी मगर चांगशाओ बीच में आ जाता है। उसने एक शील्ड बनाकर शियाना को बचा लिया था और उससे अपने माइंड की पावर से बात कर रहा था। वो कहता है किंग कांगपिंग सेलेस्टियल स्टेज के कल्टीवेटर है मगर इसमें तो गोल्डन इमॉर्टल से भी ज्यादा पावर्स है। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? इधर कांगपिंग टेलीपोर्टेशन एरी पर हमला करने आ रही थी कि तभी चांगशाओ के दोनों पपेट्स उसे रोकने चले जाते हैं। कांगपिंग ने उन पे भी डिमोनिक एनर्जी से अटैक कर दिया था जिसे ये लोग डॉज कर देते हैं मगर उस एनर्जी से डुशियान बर्बाद हो रहा था। वो इन दोनों पेपरमैन के हाथ धोकर पीछे पड़ी थी और तभी चांगशाओ का पेपरमैन उस पर पॉइजन और फायर से अटैक कर देता है। इधर दूसरे पेपरमैन ने भी उस पर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना के अटैक कर दिया था। कांगपिंग कह रही थी कि ये दोनों तो रियल इमॉर्टल है मगर इनमें सेलेस्टियल स्टेज जितनी पावर्स है और अब इन लोगों के अटैक्स कांगपिंग पर हिट हो जाते हैं। और इसी वक्त कांगपिंग को समझ आ गया था कि अरे ये तो रियल कल्टीवेटर ही नहीं है, ये तो पेपरमैन है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर डुशियन पर फायर बॉल्स फेंक रही थी। चांगशाओ से डुशियन की तबाही देखी नहीं जाती तो वो अपने पेपरमैन को कांगपिंग पर हमला करने भेज देता है। वो दोनों मिलकर उस पर हमला कर रहे थे जिसे कांगपिंग रोकने लगती है मगर ये दोनों उस पर भारी पड़ जाते हैं जिससे वहाँ पर एक पावरफुल ब्लास्ट हो गया था। और तब तक शियाना भी पोर्टल के जरिए दूसरी जगह चली जाती है। चांगशाओ के पेपरमैन ने उनका काम कर दिया था इसलिए अब वो भी पोर्टल के जरिए डुशियन से दूर चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही इमॉर्टल वांगचिन ने वहाँ की टेलीपोर्टेशन एरी डिस्ट्रॉय कर दी थी ताकि डीमन उस पोर्टल में दाखिल ना हो पाए। इमॉर्टल वांगचिन कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डुशियन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कांगपिंग उनसे कहती कि तुम्हें क्या लगा ये पोर्टल डिस्ट्रॉय करके तुम अपने डिसाइपल को बचा पाओगे? वेल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैं जमीन के अंदर छुपे हुए डायरेक्शन को भी देख सकती हूँ। तुम्हारे डिसाइपल कहाँ गए हैं ये पता करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अब ऐसी सर्च करते हुए वो इन लोगों को ढूंढ निकालती है। इधर एल्डर जियांग कुछ डिसाइपल को लेकर डुशियन से बहुत दूर आ गए थे मगर तभी वो देखते कि कांगपिंग वहाँ भी पहुँच गई है। इसका मतलब इन लोगों का पोर्टल यूज करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ था। वो कहती देखो मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। अब उसे वहाँ देखकर एल्डर जियांग सबको बताते हैं कि अब हम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते और ये डीमन कल्टीवेशन में भी मुझसे बहुत आगे है, हम इसके साथ फाइट भी नहीं जीत पाएंगे। तभी चांगशाओ कहता है सीनियर मेरे पास एक प्लान है, हम उस प्लान का यूज करके इसे हरा सकते हैं। तो जियांग कहते ठीक है बताओ क्या करना है। और थोड़ी देर बाद कांगपिंग वहाँ पर पहुँच गई थी। वो आते ही इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है जिसे एल्डर जियांग एक शील्ड बनाकर रोक रहे थे। सभी डिसाइपल भी इसमें उनको सपोर्ट करने लगती है और अब प्लान के अकॉर्डिंग चांगशाओ वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर कांगपिंग कहती कि तुम भागना चाहती हो बच्चे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, डुशियन का एक भी डिसाइपल जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद वो चांगशाओ के पीछे पड़ जाती है। वो उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी वो साइड में हट जाता है और अब चांगशाओ का प्लान एक्टिवेट हो गया था। वहाँ के पेड़ों की बेलें कांगपिंग के पैरों को जकड़ लेती है, साथ ही पेड़ों ने उसकी गर्दन को भी जकड़ लिया था जिस वजह से वो हिल नहीं सकती थी। और अब चांगशाओ कांगपिंग को इशारा करके कहता कि जरा उधर तो देखो। और तभी कांगपिंग देखती कि शियाना ने उस पर स्वॉर्ड से हमला कर दिया है लेकिन कांगपिंग उसे डॉज कर लेती है मगर वो अटैक उसके लिए था ही नहीं। शियाना की स्वॉर्ड ने पेड़ों पर टंगी हुई बॉटल्स को तोड़ दिया था जिसमें से अब स्मोक बाहर आने लगता है। उस स्मोक से कांगपिंग को तकलीफ हो रही थी इसलिए वो जल्दी से खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाती है जिस वजह से कांगपिंग की बजाय ये लोग ही उस स्मोक की चपेट में आ गए थे। तो अब ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। लिनशाओ ने अपने चेहरे को मास्क से ढक लिया था जिस वजह से ड्रग का असर उस पर नहीं होता। वो शियाना को संभालते हुए कह रही थी कि शायद हमारा स्लीपिंग ड्रग वाला प्लान फेल हो गया, तो चलो मैं अर्थ स्किप का यूज करके शियाना को
यहाँ से ले जाती हूँ। मगर तभी चांगशा उससे कहता है कि तुम्हारा रियल कॉम्बैट वाला एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है, तो अब तुम भी बेहोश हो जाओ। जिसके बाद लिनशो के मुंह पर लगा हुआ मास्क उसने हटा दिया था। वो कह रही थी सीनियर आप ना बहुत कमीने हो, और फिर क्या वो भी बेहोश हो जाती है। इधर चांगशा भी आराम से बैठ गया था। वो कहते चलो अब सभी लोग बेहोश हो गए हैं और हमें बेहोश देखकर कांगपिंग हमारे बहुत करीब आएगी। और जैसा चांगशा ने सोचा था वही हो जाता है। कांगपिंग वहाँ पहुँच गई थी, मगर वो रियल कांगपिंग नहीं थी बल्कि वो उसका स्पिरिट फॉर्म था। चांगशा कहते वो तेरी, अरे ये औरत तो बिल्कुल मेरी जैसी होशियार है, इसने अपनी स्पिरिट फॉर्म को यहाँ भेज दिया, खुद ही आती यहाँ पर तो क्या ही बिगड़ जाता इसका। जिसके बाद चांगशा अपने पेपरमैन को इशारा कर देता है। उस पेपरमैन ने एल्डर जियांग का रूप धारण किया था। जाते ही कांगपिंग पर हमला कर देते हैं। इस पेपरमैन की खासियत ये थी कि उसमें मैजिकल ट्रेजर को कैरी करने की एबिलिटी थी और ऐसे पपेट खतरनाक कॉम्बैट में बहुत यूजफुल होते हैं। साथ ही जो चाहे वो फॉर्म लेकर अपोनेंट को उल्लू भी बना सकते हैं। इधर कांगपिंग का फॉर्म दोबारा से पेपरमैन पर हमला करने चला जाता है, मगर तब तक पेपरमैन जियांग ने 72 आयरी के मिनी वर्जन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें से निकलने वाली बीम उस फॉर्म पर अटैक करना शुरू कर देती है। इधर चांगशा इसी मौके का फायदा उठाकर बेहोश पड़े हुए लोगों को एक फॉर्मेशन के जरिए गायब कर देता है ताकि कांगपिंग उन पर हमला न कर पाए। इधर कांगपिंग का फॉर्म उस एरी में ट्रैप हो गया था, तो वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके उस एरी को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे चांगशा का पेपरमैन भी कमजोर हो गया था। तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, इसलिए कांगपिंग का फॉर्म भी उसका पीछा कर रहा था और फिर वो एक ही अटैक में उस पेपरमैन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए अब चांगशा कांगपिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। कांगपिंग अपनी तेज नाखूनों से उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, मगर चांगशा उसके हर एक अटैक को डॉज करके द अज़ुर वाटर इनसर्कलमेंट एरी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कांगपिंग की चारों ओर पानी की बौछार होना शुरू हो जाती है। वो उसमें ट्रैप हो गई थी कि तभी चांगशा को एक दूसरा पेपरमैन कोल्ड किलिंग एरी को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करने की वजह से पानी से ब्लेड्स बाहर आना शुरू हो जाती है। वो ब्लेड कांगपिंग पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उनसे भी बच गई थी। इधर चांगशा की शैडोज भी उसके साथ फाइट कर रही थी और तब तक वो भी करप्टिंग पॉइजन एरी को एक्टिवेट कर देता है। कांगपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो जियांग के साथ फाइट करेगी या फिर चांगशा के साथ ही चांगशा की पॉइजन का उस पर असर होना शुरू हो गया था और फिर चांगशा एक ही स्लैश अटैक में कांगपिंग की फॉर्म को घायल कर देता है, जिसके बाद वो इमॉर्टल वांगचिन की टेक्निक 3 एलिमेंटल फायर का यूज करके उस फॉर्म को जलाकर राख कर देता है और इस तरह से अकेले चांगशा ने ही कांगपिंग के पपेट फॉर्म पर फतेह हासिल कर ली थी। और तभी वो देखता है कि रियल कांगपिंग एक पोर्टल के जरिए उसे घूर रही है। वो कहता है कि अरे ये तो टाओइस्ट मस्कीटो है। जिसके बाद कांगपिंग वहाँ से गायब हो जाती है। चांगशा कह रहा था कि चाहे तुम गोल्डन इमॉर्टल हो या फिर खतरनाक डीमन, मेरे सामने तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं। अब चांगशा कांगपिंग के साथ फाइट करके बहुत थक गया था। वो खुद से ही कहता है कि मुझे इमॉर्टल बने ज्यादा दिन हुए भी नहीं और देखो तो मेरा सामना सबसे खतरनाक प्राचीन टाओइस्ट मस्कीटो से हुआ। मैंने जितना सोचा था ना, ये दुनिया उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। इधर कांगपिंग चांगशा से हारने के बाद गुस्से में लाल पीली हो गई थी। वो कहती है कि मेरी स्पिरिट फॉर्म को उस बंदे ने इतनी आसानी से जला दिया जैसे कि मैं कोई लूजर हूँ। और तभी उसी आवाज आती है, अच्छा जी तो ये बात है। कांगपिंग उस आवाज को सुनकर थोड़ा सा चौंक गई थी। वो कहती तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। तभी वो आवाज कहती कि मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देख ली है, मगर फिर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। क्या आखिर तुम्हारी असली पहचान क्या है? और तभी वहाँ की प्रोटेक्टिव स्पेल गायब होकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया था। कांगपिंग कहती कि इसने तो मेरे स्पेल को भी गायब कर दिया। इस स्पेल तो मेरे सीनियर ने सेट किया था, जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, मगर इस बंदे ने तो उसे आसानी से तोड़ दिया। और तभी वो आवाज कहती कि यहाँ पर टाइजी डायग्राम के पावर्स का यूज किया गया था और इसी वजह से मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पहचान नहीं पा रहा। शायद तुम्हें कोई सेज सपोर्ट कर रहा है। और अब वहाँ पर वो शख्स आ जाता है। उसके पावरफुल ऑरा से ही कांगपिंग नीचे गिर गई थी। वो कहती है कि तुमने जो फॉर्मेशन बनाया था वो सेंट टाइचिंग का है। क्या आप ही सेंट टाइचिंग हो? क्योंकि आपके पास सुप्रीम ट्रेजर है। तभी वो बंदा कहता है कि मैं हूँ जुयान और मैं सेंट टाइचिंग का सबसे खास और फेमस ह्यूमन डिसाइपल हूँ। कांगपिंग की तो उन्हें देख कर ही वाट लग गई थी। वो कहती है कि ये तो महान टाओइस्ट मास्टर जुयान है, इन्होंने ही डीमन किंग को हरा दिया था। अब जुयान उससे कहते कि तुमने ह्यूमन सेक्ट को बिना कोई वजह नुकसान पहुँचाया है और तुम्हारे इरादे भी नेक नहीं, लेकिन तुम्हारी इतनी तबाही के बावजूद भी डुशियान अभी भी वैसा ही है जैसा कि वो पहले था। दरअसल जुयान ने डुशियान को दोबारा से रिपेयर कर दिया था। ये सुन के तो कांगपिंग और ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि डीमंस ने वहाँ पर जो भी तबाही की थी उसे डुशियान ने अपने पावर्स का यूज करके दोबारा से रिस्टोर कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक विशाल स्पिरिट फॉर्म क्रिएट कर दिया जो कि बचे कुछ सारे डीमंस को एक ही झटके में खत्म कर देता है। उनके इस अटैक में
युआनजी भी घायल हो गए और उनके अंदर जो डिमोनिक पावर्स थी वो खत्म हो गई। वहाँ मौजूद सभी मास्टर्स देखते हैं कि उनकी मदद करने के लिए डूशियन क्लैन के क्रिएटर ड्यूशियन आ गए हैं। वो इन लोगों के सेक्ट मास्टर थे। उन्होंने डूशियन को रिस्टोर कर दिया और इधर कांगपिंग भी घुटने पर आ गई थी। वो खुद से ही कहती कि ड्यूशियन और सेंट जुयान ये दोनों भी एक साथ डूशियन में आ गए हैं और शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। जुयान के गुस्से से ही वहाँ पर तेज हवाएं बहने लगती है, जिससे कांगपिंग की फट गई थी। जुयान कहती कि इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज मेरा ये संदेश तुम्हारे सीनियर सेंट तक पहुँचाना। जिसने भी तुम्हें डूशियन तबाह करने के लिए भेजा था उसे बोलो कि ऐसे टाओइस्ट सेक्ट में झगड़े लगाने से बेहतर है कि उन्होंने इंसानों को कुछ अच्छी बातें सिखानी चाहिए। अच्छे काम करके अच्छे से मेरिट हासिल करो, इसी में उनकी भलाई है। बुराई की राह पर चल के उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और कांगपिंग, रही बात तुम्हारी, तो तुमने अगर दोबारा से इंसानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कांगपिंग खुद से ही कह रही थी कि मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जान बची तो लाखों पाए। मैं जिंदा हूँ वही मेरे लिए बड़ी बात है। बाप रे, आइंदा से मैं इन ह्यूमन के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लूंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चांगशाओ के पेपरमैन इन सभी बेहोश पड़े हुए लोगों को दोबारा से उसी जगह लेकर आए थे, क्योंकि चांगशाओ ने थोड़ी देर पहले उन्हें छुपा दिया था। पेपरमैन कहते कि मास्टर चांगशाओ सब सेट है, आप यहाँ पर आ सकते हो। और तभी चांगशाओ बड़े ही कूल अंदाज में वहाँ पर एंट्री मारता है। उसने वहाँ पर आते एक फॉर्मेशन बना दिया था। वो अपने सभी पेपरमैन को अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो पूरे जंगल में फैले हुए थे। तो अब सभी पेपरमैन को जमा करने के बाद वो कहता है कि चलो अब मैं भी बेहोश होने का नाटक करता हूँ। ड्यूशियन की सीनियर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब वो मस्त मजे से घूम ही रहा था कि तभी वो देखता है कि ड्यूशियन के लोग तो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गए हैं। जियो कह रही थी कि अरे ये लोग बेहोश कैसे हो गए, तो वो इन सभी को उठाने लगती है। और तभी जियो को पता चलता है कि वहाँ पर सब लोग हैं, मगर चांगशाओ वहाँ पर नहीं था। इधर चांगशाओ छुप कर उसे ही देख रहा था। वो कहता है कि सीनियर जियो हमेशा गलत टाइम पर टपक जाती है। मैं बेहोश होने ही वाला था, मगर ये तो पहले ही टपक गई। अब मैं क्या करूँ? चलो अब मैं भी कोई जगह देखकर बेहोश हो जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम डूशियन का मेन गेट देखते हैं, जहाँ पर ड्यूशियन जुयान से कह रहे थे कि सीनियर जुयान, जैसा कि आपने बताया था, मैंने इन लोगों के प्रिमोर्डियल स्पिरिट को एक पपेट में बदल दिया है, तो बताइए अब आगे क्या करना है। जिस पर जुयान कहते कि पहले तो हमें गोल्डन टर्टल आइलैंड जाना होगा। हमें वहाँ जाकर सब एक्सप्लेन करना है कि कैसे युआनजी और उनके दो डिसाइपल पर डीमंस ने कब्जा किया था। और हाँ ड्यूशियन, एक बात याद रखो कि कांगपिंग ने हमारे ड्यूशियन पर जो हमला किया है वो किसी सेज के कहने पर किया था, मगर हमने किसी के पास भी गलती से सेज का जिक्र नहीं करना, इससे बात और बिगड़ जाएगी। फिलहाल हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। ये सुनकर तो ड्यूशियन टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सबको बता दिया था कि ये मैटर ना किसी सेज से जुड़ा है। उसी ने डीमंस के हाथों हमारे सेक्ट पर हमला करवाया। तो ड्यूशियन दिल में ही सोच रहे थे कि अरे यार, मैंने तो पहले ही रायता फैला दिया, अब मैं क्या करूँगा। जिसके बाद वो अपने ही मुंह पर मारते हुए कहती कि पता नहीं मेरा मुंह बंद क्यों नहीं रहता। जिसके बाद वो कहती सीनियर जुयान आप बेफिक्र रहो, मैं तो सीक्रेट रखने में माहिर हूँ, मेरे होठ हमेशा सिले हुए होते हैं। जिसके बाद जुयान की पीठ पर स्लैप मार के कहते कि डूशियन के लोगों को कुछ भी पता नहीं, वो तो अपने डिसाइपल को वापस लाने चले गए हैं। जिसके बाद ये लोग सीधा गोल्डन टर्टल आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर जो चांगशाओ चांगशाओ कह के पुकार रही थी और अपना नौटंकी बात चांगशाओ जानबूझ के तबीयत खराब होने का नाटक करता है। तो जी उसके पास आते ही वो उसे बता रहा था कि सीनियर, हमने उस डीमन को मारने के लिए ड्रग का यूज किया, मगर वो डीमन भाग गई और हम लोग बेहोश हो गए। हमारे बाकी के डिसाइपल जंगल के उस पार बेहोश है। जियो के साथ साथ वहाँ पर गोल्डन इमॉर्टल किंग शाओ भी आए हुए थे। तो चांगशाओ उनके सामने और कमजोर होने का नाटक करके नीचे गिर जाता है। अब उसे शॉकिंग पिक लाया गया था। चांगशाओ के प्यारे मास्टर युआन उसे उठाने की कोशिश करते हैं और लिंगशाओ भी चांगशाओ की नौटंकी के मजे ले रही थी। और अब चांगशाओ होश में आते ही कहता है कि मास्टर मैं ठीक हूँ, मैंने कल आपको बेहोशी की दवा फेंक के मारी थी जिससे आप भी लुढ़क गए और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो भोले से युआन तुरंत ही रोने लगते हैं। वो रोते हुए कह रही थी कि मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वो मेरी भलाई के लिए किया, मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तो अब मास्टर को रोता हुआ देख के चांगशाओ की आंखों में भी मगरमच्छ के आंसू आ गए थे। अब वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ देख के रोने लगते हैं। यहाँ पर एकदम इमोशनल माहौल बन गया था कि तभी लिंशाओ की हंसी छूट जाती है और
उसे हंसते हुए मास्टर ने देख लिया था। इधर चांगशाओ दिल में ही कह रहा था कि हे ऊपर वाले, क्या करूं मैं इस लड़की का, इसने दांत निकाल कर मेरे पूरे प्लान के ऐसी की तैसी कर दी। अब मास्टर युआन लिनशाओ को घूर रहे थे, जिसके बाद वो चांगशाओ को घूरने लगते हैं। उनके दिमाग में सवाल आ गया था कि जब हम रो रहे थे तो लिनशाओ दांत क्यों निकाल रही थी, और फिर क्या पूरा घर शेक हो रहा था क्योंकि मास्टर चांगशाओ पर भड़क जो गए थे। वो कहते, चांगशाओ के बच्चे, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम बीमार हो, तुम्हारी वजह से न जाने मेरे कितने ही आंसू जाया हो गए। तो चांगशाओ तुरंत ही उठ के बैठ जाता है, उसके तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वो कहते, माँ कसम मास्टर, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। इधर लिनशाओ भी टेंशन में आ गई थी, उसे पता था कि अगर चांगशाओ को मार पड़ी तो उसे भी थोड़ी बहुत मार जरूर मिलेगी। और तभी चांगशाओ कहते, मास्टर मैंने तो होश में आते ही आपको बताया था कि मैं ठीक हूँ, तो भला मैंने कब झूठ बोला आपसे? मेरे ख्याल से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, नहीं तो झूठ और मैं ना बाबा ना कभी नहीं। लेकिन तब तक मास्टर ने अपना स्पिरिचुअल ब्रश निकाल लिया था। ये वही खतरनाक हथियार है जिससे चांगशाओ और लिनशाओ बचपन से मार खाते आए हैं। अब इससे पहले कि मास्टर उसे हिट करे, चांगशाओ सीधा बिस्तर से कूदकर भागना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक लिनशाओ ने उसे पकड़ लिया था। वो कहती, मास्टर मैं चांगशाओ के प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती थी, मगर सीनियर चांगशाओ ने ही जानबूझ के मुझे फंसाया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। तो अगर आपको पिटाई करनी ही है तो प्लीज मेरे सीनियर चांगशाओ को धो डालिए। तो चांगशाओ उसे धक्का देकर कहता है कि इतना बड़ा धोखा लिनशाओ। तभी मास्टर उसके पीछे से आकर कहते, चांगशाओ। और अब उनका भयानक रूप देख के दोनों चूहे जैसे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इधर लिनशाओ भागते हुए चांगशाओ से कह रही थी कि सीनियर, आप ही ने मुझे सिखाया है कि दो के बदले एक मौत हमेशा अच्छी होती है, तो प्लीज आप मार खाओ ना, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैंने तो ये दुनिया भी अभी तक ठीक से नहीं देखी। और फिर क्या, फाइनली चांगशाओ की धुलाई से पूरा शॉकिंग पिक हिल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम किंगशाओ को देखते हैं, जिन्हें ब्लड की वोमिटिंग हो रही थी। उनकी हालत देखकर बाकी के एल्डर्स भी थोड़ा सा डर जाते हैं। तो किंगशाओ कहते कि मैं ठीक हूँ, आज बस नया स्पेल यूज करने से मुझे थोड़ी स्ट्रगल हुई। जिसके बाद ये लोग बैटल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस जंग की वजह से हमारे सेक्ट को भारी कीमत चुकानी पड़ी, न जाने हमारे कितने सारे एल्डर और सीनियर मारे गए, लेकिन हमारे डिसाइपल जो अभी भी इमॉर्टल नहीं बने थे वो जिंदा बच गए। हमारे मास्टर और सेंट जुयान गोल्डन टर्टल आइलैंड गए थे और वहाँ जाके उन्हें सारी सिचुएशन पता चल गई। दरअसल जीफंग के ट्विन सेजेस ने वेस्ट में अपना दबदबा बनाया है, चाहे वो सही तरीके अपना के हो या फिर गलत तरीके। उन्होंने ढेर सारे डीमंस को भी कंट्रोल किया है और उन्हीं डीमन में से एक है हमारे सेक्ट पर जानलेवा हमला करने वाले टाओइस्ट मस्कीटो। इसलिए अब हमने सभी को इस बारे में बता के सेक्ट में और सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए ताकि ऐसा अटैक दोबारा से ना हो। इधर लिनशाओ चांगशाओ से पूछ रही थी कि सीनियर, टाओइस्ट सेक्ट में झगड़े लगा के और साथ ही हमारे सेक्ट पर हमला करके उस कांगपिंग को क्या हासिल हुआ होगा। चांगशाओ तो मार खा के थक गया था, लेकिन फिर भी वो उसे डेमो दिखाने लगता है। वो कहता है कि पिछले कुछ सालों में जीफंग के ट्विन सेजेस बहुत फेमस हो गए क्योंकि उन्होंने डाओ ऑफ हेवन के बैंक से ढेर सारा मेरिट का लोन हासिल किया है और इसी मेरिट का यूज करके वो सेंट बने। उन्होंने कसम खाई थी कि वो वेस्ट रीजन में तरक्की करेंगे, मगर वो इसमें फेल हो गए। पूरी दुनिया में हमारे 3 ही टाओइज्म है, जो कि है चान, ह्यूमन और जाय टाओइज्म, इसलिए जीफंग को कोई चांस ही नहीं। और अब डाओ ऑफ हेवन उन्हें कर्जे में दी गई मेरिट्स वापस मांगेगा। जीफंग के पास कोई मेरिट्स है ही नहीं, तो डाओ ऑफ हेवन उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, उन्हें जलाकर कोयला भी बनाया जा सकता है। तो अब डाओ ऑफ हेवन के कहर से बचने के लिए इन लोगों को कुछ न कुछ करना ही होगा, इसीलिए उन्होंने गलत रास्ता अपनाया। उनके ढेर सारे डीमंस के साथ कनेक्शन है, जिनमें से एक है टाओइस्ट मस्कीटो यानी कि कांगपेंग, और उसी का यूज करके इन लोगों ने झगड़े लगाए ताकि ये तीनों से जंग में बिजी हो जाए और इनका दबदबा कम हो जाए। इससे जीफंग टाओइज्म में ढेर सारे लोग ज्वाइन करेंगे और उससे उनकी मेरिट्स बढ़ जाएगी। जीफंग टाओइज्म ही सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। इधर सभी एल्डर्स ने इसी बारे में डिस्कस किया था। चीलिंग गुस्से में कह रहे थे कि बस मेरिट हासिल करने के लिए जीफंग के सेजेस ने हद पार कर दी। जिसके बाद वो किंगशाओ से पूछते कि जूनियर बताओ अब हमने क्या करना चाहिए। जिस पर किंगशाओ कहते कि इस जंग की शुरुआत सेजेस ने की है तो इसे खत्म भी हम सेजेस ही करेंगे। हमारे सेज जुयान और डूशियन की इंटरफेयर करने की वजह से जीफंग टाओइज्म वाले अब कुछ दिनों तक हम पर हमला करने की सोचेंगे भी नहीं। फिलहाल तो यूएनजी के साथ जितने भी लोगों को कांगपिंग ने अपने वश में किया था उन सभी की सोल को रीइंकार्नेशन की छठी पात पर भेज दिया है और अब हमारे सेक्ट के दरमियान चल रहा कॉन्फ्लिक्ट भी शांत हो गया। फिलहाल तो हमने हमारे लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहिए ताकि जीफंग के अगले हमले से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। अगर वो पावरफुल बनेंगे तो जीफंग पर ऑब्वियसली भारी पड़ जाएंगे। इधर गोल्डन टर्टल आइलैंड में हांसी और प्रिंस को एक बंदा बता रहा था कि उनके मास्टर युआनजी रीइंकार्नेशन की छठी पात पर है। उन्हें पिछली सारी बातें भुलाने के लिए एक खास सूप पिलाया जाने वाला था, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ बोला था
कि रीइंकार्नेशन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो एक छोटा सा मैटर है। तो यान्सी उससे पूछ रहा कि फिर क्या हुआ। तो बंदा बताता है कि सूप पीने के बाद ही सिक्स पाथ की नदी उन्हें अपने साथ बहा के ले गई और उसने उन्हें एनिमल रियल में भेज दिया है। अगले जन्म में वो शायद से काला चीता बनेंगे। ये सुनकर ही बेचारे हानजी को चक्कर आ जाती है, क्योंकि युआनजी उसके मास्टर और सबसे फेवरेट पर्सन थे। तो यान्सी उसे संभालने लगता है। उसे भी जीफंग के सेजेस पर बहुत गुस्सा आया था। इधर हम सेज जुयान को देखते हैं, जो हेवन में मौजूद मैच मेकर के पास आ गए थे। ये बंदा जोड़ियां बनाने का काम करता था, यानी कि डिसाइपल में मोहब्बत होने से लेकर शादी तक के सारे फैसले ये बंदा करता है। सेज जुयान उससे कह रहे थे कि अभी भी डूशियान में बैटल हो गई, जिसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। डूशियान का भारी नुकसान हो गया और इसीलिए मैं डूशियान को दोबारा से प्रॉस्पर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी को अपना डिसाइपल नहीं बना सकता। मेरे मास्टर ने मुझे इसके लिए मना किया है। तो अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि डूशियान के सारे जवान लड़के लड़कियों की शादी करा दे, ताकि वो लोग जल्दी से बच्चे पैदा करके डूशियान का जो लॉस हुआ है उसे रिपेयर करें। और इसी वजह से मैच मेकर मैं आपके पास आया हूँ। तो मैच मेकर उन्हें बताता है कि डूशियान के सभी नौजवान किसी न किसी के साथ रिश्ते में है, उनके ढेर सारे अफेयर चल रहे हैं, लेकिन बस एक बंदे को छोड़ के। जुयान कह रहे थे कि हाँ पता नहीं ये बंदा कौन है, देखो ये तीनों लड़कियां इसे बहुत पसंद करती है, मगर ये बंदा किसी से अटैच नहीं। प्लीज मैच मेकर आप ही उस बंदे की मदद कीजिए, ताकि वो भी किसी के प्यार में पागल हो जाए। दरअसल से जुयान हमारे चांगशाओ की ही बात कर रहे थे, और वो तीन लड़कियां थी, जियो, शुयान और लिनशाओ। तो मैच मेकर अपना जादू इन तीनों लड़कियों पर चला देते हैं, ताकि वो चांगशाओ को पटा पाए। इधर लिनशाओ के हाथ में एक स्क्रॉल लग जाता है, उस पे लिखा था मेरी जान। तो लिनशाओ उस स्क्रॉल को ओपन करके देखती है, उसमें ढेर सारा मेकअप की हुई लड़कियों की तस्वीरें थी। वो कहते अरे ये तो बहुत चालू औरतें हैं, भला मेरे सीनियर चांगशाओ को ऐसी लड़कियां क्यों पसंद है, और अगर ऐसी बात है तो मैं भी इन लड़कियों जैसा मेकअप करूंगी। जिसके बाद वो तुरंत ही मिरर में खुद को देख के नखरे करने लगती है। लेकिन तभी चांगशाओ वहाँ आके कहता है कि लिनशाओ ये फालतू हरकतें बंद करके मैंने हाल ही में बनाए स्टेबिलिटी स्क्रिप्चर को कॉपी करो। अब उसका गुस्सा देखते ही लिनशाओ उसे पटाने का ख्याल दिल से निकाल देती है। वो कह रही थी कि इस जल्लाद इंसान को बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा है सिंगल रहो। और अब चांगशाओ ने उसे ढेर सारी किताबें थमा दी थी। यही थी स्टेबिलिटी स्क्रिप्चर, जो उसे 300 बार प्रैक्टिस करना था। इसलिए लिनशाओ के तो आंसू निकलने लगते हैं। इधर चांगशाओ पर भी मैच मेकर के जादू का असर हो रहा था। वो कहते पता नहीं क्यों आजकल मेरा दिल कहीं पर नहीं लगता, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने स्क्रिप्चर पढ़नी चाहिए ताकि मेरा मन शांत हो जाए। उस वक्त चांगशाओ लाइब्रेरी में था कि तभी उसे आवाज आती कि शाओ शाओ क्या कर रहे हो। इतनी मीठी आवाज सुन के चांगशाओ पीछे मुड़ के देखता है। वहाँ पर जियो बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन के आई थी। वो एकदम फ्लर्टी अंदाज में उससे पूछ रही थी कि बताओ ना शाओ शाओ मैं कैसी दिख रही हूँ, ये देखो मेरा नया ड्रेस और नया मेकअप कितना मस्त है। जियो को देख के बाकी के डिसाइपल एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो तो उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह से फिदा हो गए थे, मगर चांगशाओ पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहते सीनियर जियो हमारे सिख का हाल ही में बहुत बड़ा लॉस हो गया, हम सभी मौत को छू के वापिस आए हैं, इसलिए सजने संवरने से बेहतर होगा कि आप अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो। अगर जिंदा रहोगी तो आगे चल के मेकअप भी कर सकती हो। इधर बाकी के डिसाइपल ने तो जियो को डूशियान की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब दिया था, लेकिन जियो को तो ये अटेंशन चांगशाओ से चाहिए था, और बेचारा चांगशाओ उसे भाव देने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से जियो उस पे बहुत भड़क गई थी। और उसका गुस्सा देख के सभी डिसाइपल गायब हो जाते हैं। अब चांगशाओ वहाँ से घर जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर शुयान आ जाती है। वो चांगशाओ से एकदम प्यार से कहती कि चांगशाओ मुझे फॉर्मेशन के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए, तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। अकेले में ये वर्ड सुनते ही चांगशाओ को पसीने छूट गए थे। तो तुरंत एक स्क्रॉल को समन करके शुयाना को दे देता है। वो कह रहा था शुयाना मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे प्रैक्टिस करने जाना है, तो तुम इसे पढ़ लो, इसमें फॉर्मेशन की रिगार्डिंग सारी जानकारी है। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। शुयाना उसे गौर से देख रही थी, मानो उसे चांगशाओ से प्यार हो गया हो। इधर हेवन में जुयान कह रहे थे कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसे लड़कियों में जरा सी भी दिलचस्पी है। इस पे तो आपकी मैजिक का भी कोई असर नहीं हुआ। मैच मेकर को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जोड़िया बनाने वाला बंदा चांगशाओ का जुगाड़ सेट करने में फेल हो गया। जुयान उनसे कहती कि पता नहीं चांगशाओ एग्जैक्टली क्या चाहता है। इधर चांगशाओ खुद को समझा रहा था कि इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो मैंने बस खुद पर ही फोकस करना चाहिए, मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं। वही दूसरी तरफ हम कांगपिंग को देखते हैं, जो जीफंग के सेज से माफी मांग रही थी। वो कहती मुझे पता है मैं फेल हो गई, आपने दिया हुआ टास्क में पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार आपने दिया हुआ टास्क मैं जरूर से पूरा करूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। तो जीफंग से जो उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रो डीमन पहुँच गया था।
तो वो उससे पूछती कि बताओ साउथ सी में क्या चल रहा है। तो वो क्रो डीमन उसे बताने लगता है कि मुझे अभी भी पता चला कि साउथ सी में एक नया सेक्ट ओपन हुआ है। उस सेक्ट के लोगों के पास ढेर सारे मेरिट है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमने टाओइज्म के दूसरे सेक्ट पर हमला किया लेकिन हम उनसे डील नहीं कर पाए। लेकिन साउथ सी का ये नया सेक्ट बहुत कमजोर है, यहाँ के लोगों को मार के हम उनकी मेरिट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इधर चांग शाओ सोच रहा था कि जीफंग टाओइज्म ये जंग हार गया मगर वो आसानी से हार नहीं मानेगा, वो दोबारा से कुछ न कुछ जरूर करेगा। जिसके बाद वो कहता है कि इस जंग में मैंने ढेर सारे डीमंस को मारा है, वो एक नंबर के पापी थे तो उन्हें मार के मैंने ढेर सारी मेरिट भी हासिल की होगी। और अब चांग शाओ हमें बताता है कि डाओ ऑफ हेवन के पास इस दुनिया में रहने वाले हर एक बंदे का अकाउंट है। अगर उस बंदे ने अच्छे काम किए हैं तो उसे मेरिट मिलेगी और बुरे काम किए तो पाप। तो चांग शाओ को भी लग रहा था कि उसे ढेर सारी मेरिट मिली होगी। वो कहता है कि मैं हमेशा फायर जेड वर्चू को अपने साथ रखता हूँ, इससे मेरी असली पहचान और कल्टीवेशन छुपी रहती है। जिसके बाद वो अपना रिकॉर्ड चेक करता है, उसमें अच्छे कामों के साथ साथ चांग शाओ ने जितने भी पाप किए थे उसकी क्वांटिटी मेंशन की गई थी। चांग शाओ तो ये देखकर बहुत शॉक था। वो कहता है यार आखिर मैंने कौन सा पाप किया है, मैं तो एकदम भोला भाला बंदा हूँ, शायद डाओ ऑफ हेवन पगला गया है। अब चांग शाओ एक पहाड़ पर जाके साउथ सी चेक करने लगता है। वहाँ का चीफ जियोंग सबको बता रहा था कि हाल ही में झिंगा डीमंस यानी कि श्रिम्प डीमन ने हमारे सेक्ट पर हमला किया, उसमें हमारे कई सारे फॉलोअर्स मारे गए। अब चांग शाओ उनकी बातें सुन रहा था। वो कहते झिंगा डीमन ये तो ड्रैगन पैलेस के लिए काम करते हैं। इधर चीफ कह रहा था कि हम ड्रैगन पैलेस के साथ फाइट बैक करेंगे और इस काम में हमारे देवता हमारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ दान करना होगा। एक काम करो, तुम मुझे कुछ पैसे दो और बदले में मुझसे कुछ मछलियाँ खरीद कर समंदर में बहा दो, इससे हमारे देवता हम पर खुश हो जाएंगे। ये सब सुनकर चांग शाओ समझ गया था कि लीडर इन लोगों को भगवान के नाम पर चूना लगा रहा है, ये भी किसी फर्जी बाबा से कम नहीं। चांग शाओ देखता है कि उस लीडर के साथ एक पुजारी है और वो पुजारी डीमन क्रो के साथ मिला हुआ था। दरअसल इन दोनों ने मिलकर ही ड्रैगन पैलेस और साउथ सी के इस सेक्ट में झगड़े लगाए थे। इन दोनों का प्लान था कि जब गांव के लोग फाइट में बिजी रहेंगे तब इनके ब्लडी मस्कीटोज मछुआरों की सारी मेरिट को ड्रेन कर लेंगे और इसी मेरिट को हासिल करके फिर जीफंग डाओ ऑफ हेवन का कर्जा चुका देंगे। दरअसल ये प्लान भी कांगपेंग का था। इधर चांग शाओ को भी पता चल गया था कि इस औरत का अगला टारगेट साउथ सी है। ये औरत तो जीफंग सेजेस की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और साथ ही प्लानिंग करने में भी माहिर है। इसने तो यहाँ नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रैगन प्रिंस आओ मू को देखते हैं। एक सोल्जर उसे बता रहा था कि हमने साउथ सी के साथ डील की थी मगर वो लोग तो हमारे साथ जंग करना चाहते हैं। तो आओ मू अपनी आर्मी को बता रहा था कि अब हमने साउथ सी में जाकर जियोंग विलेज को डिस्ट्रॉय करना है। और तभी वहाँ पर ड्रैगन प्रिंस यांजी आ गया था। ये दोनों चचेरे भाई थे। यांजी उससे कह रहा था कि मुझे खबर मिली है कि तुम जियोंग विलेज पर हमला करने वाले हो, लेकिन मेरी मानो तो उस विलेज को बख्श दो, वहाँ पर ढेर सारे मासूम मछुआरे रहते हैं, अगर तुमने इन लोगों को मारा तो हमारे पापों में इजाफा होगा। जिस पर आओमू कह रहा था कि एंशिएंट टाइम से ही हम पर बहुत सारे पाप चढ़े हैं, तो थोड़ा सा और पाप करने से क्या ही बिगड़ जाएगा। जिसके बाद वो अपनी नेवल फोर्स को हुक्म देता है कि जाकर जियोंग कबीले को निस्तनाबूद कर दो। इधर चांग शाओ को एक क्वेश्चन था कि आखिर जियोंग कबीले वाले कौन से देवता की पूजा करते हैं, और तभी उसे खुद का स्टैचू वहाँ पर दिख जाता है। फिशिंग कबीले वाले लोग उसकी सी गॉड समझ के अभी भी इबादत कर रहे थे। वो सभी लोग सी गॉड बोल के चांग शाओ को बुला रहे थे और ये सब देखकर चांग शाओ को तो बहुत बड़ा सदमा लग गया था। इधर शाओलिंग कहती कि हमारी सी गॉड जरूर से हमें प्रोटेक्ट करेंगे, और तभी चांग शाओ देखता है कि वहाँ पर उसका एक नहीं बल्कि अलग अलग पोज में ढेर सारे स्टेचूज थे। उन्हें देखकर बहुत इरिटेट हो गया था कि यार जब मैं इस गांव से भाग गया था उसी वक्त मैंने मेरा स्टैचू गिरा दिया था, तो इन लोगों ने मेरे 1620 स्टैचूज इतनी जल्दी कैसे बना लिए। और साथ ही उसे ये भी पता चला कि इन लोगों ने अपना सेक्ट बनाकर उसका नाम सी गॉड सेक्ट रखा था। वो कहते हैं अब मैं समझा, सी गॉड सेक्ट और ड्रैगन पैलेस में पहले भी बैटल हुई और उसी का पाप यानी सीन मेरे अकाउंट में जमा हो गए, क्योंकि ये सेक्ट मेरे नाम पर है और अगर ये लोग दोबारा से बैटल करेंगे तो मुझ पर ढेर सारा पाप चढ़ेगा। इससे तो मुझे डिवाइन पनिशमेंट भी मिल सकती है या फिर डाओ ऑफ हेवन कैटास्ट्रोफे में भून कर मुझे मार देगा। ये सब सोच के चांग शाओ फुल टेंशन में आ गया था। वो कहते कुछ भी करके मुझे इस जंग को रोकना ही होगा, नहीं तो मेरी बैंड बच जाएगी। इसलिए वो अपनी पेपरमैन के आर्मी को जियोंग विलेज भेज देता है। तब तक वहाँ पर आओमू की फौज भी आ जाती है और फिर आओमू भी थंडर के साथ वहाँ पर एक डैशिंग एंट्री मार देता है। वो कहते हैं अच्छा यही है वो सी गॉड सेक्ट। जिसके बाद वो यांजी से कहते हैं कि कजिन जाओ इनकी सी गॉड के स्टैचू को कुचल दो। अब यांजी को वहाँ देख के चांग शाओ और टेंशन में आ गया था। वो कहते इसे तो मेरी शक्ल पता है और इस स्टैचू से तो तुरंत ही समझ जाएगा कि सी गॉड कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। हे ऊपर वाले मुझे बचा ले, प्लीज कुछ करो नहीं तो
मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। इधर यानजी उस स्टैचू को उड़ाने के लिए तैयार था, लेकिन स्टैचू पर नजर पड़ते ही वो चौंक गया था। वो अपनी आंखें मसल के दोबारा से देखता है। वो कहता है, अरे यार ये तो सीनियर चांगशाओ है। और इस तरह से जिसका चांगशाओ को डर था वही बात हो गई थी। चांगशाओ की आइडेंटिटी अब एक्सपोज हो गई और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।